सुजाता को रुखसत करके मैंने परमा को खाना खिलाया और फिर उसे बंद करके लौरा के पास आ गया। सुजाता की वजह से हमारा पूरा दिन लग गया था और अब जल्द से जल्द शुक्ला का हिसाब किताब बराबर करके हमें इंडिया छोड़ना था। वहां हम रॉबिन हुड बनने नहीं आए थे कि लोगों की मदद पर कमर बस्ता रहते। अलबत्ता डॉक्टर सुजाता हमें छुपने का ठिकाना देकर हमारे काम आई थी। मजबूरन उसकी दिलजुई करना पड़ी। कॉफी पीते हुए हम टीवी देखने लगे, मगर अब तक देवाशीष की मौत जाहिर नहीं हुई थी। लौरा ने तबसरा किया, अगर शुक्ला भी इसी तरह हत्थे चढ़ जाए तो लुत्फ आ जाए। मैंने नफी में सर हिलाया और कहा, उसे दूर से निशाना बनाने के अलावा मारना आसान ना होगा। लौरा बोली, ये भी मालूम नहीं कि वो खबीस यही है या मुंबई से बाहर है। मैंने अंदाजा जाहिर किया, नवासी के मिलने से पहले उसका कहीं जाना दुश्वार लगता है। लौरा ने मशवरा चाहा, क्यों ना घंटी करके तस्दीक कर लें, शायद कुछ और भी मालूम हो जाए। मैंने अंदेशा जाहिर किया, हमारा बार बार घर से बाहर जाना मुनासिब ना होगा। लौरा ने कहा, मैं अकेली जाती हूँ। मैंने कहा, मेरा ख्याल है मुझे जाना चाहिए, शायद उसका खैर खा बनकर बात करने से कुछ उगलवाने में कामयाब हो जाऊं। लौरा मुत्तफिक हुई, ठीक कह रहे हो, अनजान खैर खा बनकर बात करने से शायद कोई मुफीद खबर हाथ लग जाए। हम दोनों बातचीत का मजमून तय करने लगे। एक बात पर मुत्तफिक होने के बाद देवाशीष से हासिल किए हुए मोबाइल फोन में से एक उठाकर मैंने जेब में डाला और बाहर निकल आया। थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद रिक्शा मिल गया था। पार्क के साथ बनी फुटपाथ पर 3 पत्थर के बेंच रखे हुए थे। पहली बेंच पर कोई गदागर सोया हुआ था। दरमियान वाली बेंच छोड़कर मैं आखिरी पर बैठ गया। रात इतनी ज्यादा नहीं बीती थी। ट्रैफिक में कमी जरूर आई थी, मगर इतनी नहीं कि सड़क खाली हो जाती, और मुंबई में तो रात भर ही सड़क खाली नहीं होती। रिहायशी मोहल्लों और दूर दराज की बस्तियों में रात के वक्त सरगर्मियां मांद पड़ जाती हैं। बड़ी सड़कों, होटलों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट वगैरह में हलचल जारी रहती है, और जुआ खानों, शराब खानों, कोठों वगैरह की रौनक तो रात को ज्यादा हो जाती है। दाएं बाएं का ध्यान रखकर मैंने शुक्ला का नंबर, जो मुझे जबानी याद था, मिला दिया। शुक्ला जैसे बड़े आदमी अनजान नंबर की कॉल वसूल नहीं करते, लेकिन नवासी की गुमशुदगी और लौरा के मुख्तलिफ नंबरों से कॉल करने की वजह से उसने मेरी घंटी उठाने में सुस्ती न की। हेलो, उसकी आवाज में बेचैनी थी। वो करख्त आवाज मेरी सुनी हुई थी, इसलिए फौरन पहचान गया। रणधीर शुक्ला साहब बात कर रहे हैं। मैंने तस्दीक चाहना जरूरी समझा ताकि उसे ये न लगे कि मैं उसे पहले से जानता हूँ। उसने चौंकते हुए पूछा, तुम कौन और रणधीर शुक्ला से क्यों बात करना चाहते हो? मैं फौरन बोला, मैं जनरल साहब का खैरखा हूँ और उन्हें कोई खास इत्तला देना चाहता हूँ। वो तंजिया अंदाज में बोला, मेरे खैरखा को कम से कम मेरी आवाज तो पहचाननी चाहिए। मैंने लहजे में नदामत समोई, सर पहली बार बात करने की सादत हासिल कर रहा हूँ, इसलिए तस्दीक करना चाहिए थी। वो बेजारी से बोला, मुद्दे पर आओ। मैंने कहा, मैं आजकल मैडम क्रिस्टीना के साथ बतौर तर्जुमान काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि वो आपकी दुश्मन है। उसकी आवाज से बेजारी का उनसर काफूर हो गया था। बोला, क्या तुम अभी मुझे मिल सकते हो? मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं सर, वो बहुत खतरनाक लड़की है, बंदे को यूं ज़बा करती है गोया सब्जी या मुर्गी काट रही हो। आज ही उसने डॉक्टर देवाशीष कुमार की वो हालत की है कि देखकर इंसान की रूह कांप उठे। उसकी पुश्तपनाही एक आलमी मुजरिम तंजीम कर रही है। आप बड़े आदमी हैं, यकीनन चंद दिन मुझे हिफाजत दे देंगे, लेकिन उसके बाद मेरा क्या होगा? क्योंकि वो ऐसी बदफितरत है कि बदला लेना नहीं भूलती। शुक्ला ने पूछा, ये डॉक्टर कौन है और उसे क्यों कत्ल किया? मैंने कहा, 7 हाइट हॉस्पिटल का माहिर अमराज़े कल्ब है। उसके हवाले उसने कोई जवान छोकरी की थी। लड़की काफी खूबसूरत थी। देवाशीष कुमार खुद पर काबू न रख सका और उसने लड़की की इज्जत खराब कर दी। बस मैडम क्रिस्टीना ने उसे इबरत का नमूना बना दिया। वो धाड़ा, तुम बकवास कर रहे हो। मैंने अगला वार किया, सर मैं बिल्कुल भी बकवास नहीं कर रहा। मैं तो ये भी जानता हूँ कि मैडम क्रिस्टीना ने आप पर जो राइफलें बेची हैं उनमें बहुत बड़ी खामी है। वो आपकी साख को तबाह करना चाहती है, क्योंकि जैसे ही राइफलों की खामी सामने आई, सारा मलबा आप पर गिरेगा। बहुत से सवाल उठेंगे जिनकी जवाबदही मुश्किल हो जाएगी। इतना महंगा सौदा करने के बाद अगर राइफल ही किसी काम की न हुई तो सोचें आला ओहदेदारान की राय आपके बारे में क्या होगी। क्या आइंदा असलहे की खरीदो फरोख्त में आपकी राय किसी काबिल समझी जाएगी? हर आदमी के दर्जनों दुश्मन होते हैं, आपके भी होंगे, और यकीनन ऐसी सूरत हाल में उन्हें आपको नीचा दिखाने का मौका हाथ आ जाएगा। उसकी आवाज में ताज्जुब आमेज तजस्सुस उभरा, क्या खामी है राइफल में? मैंने कहा, अगर आपके पास कोई राइफल मौजूद है तो उससे फायर करवा कर जांच सकते हैं। 50-60 गोलियां फायर करने के बाद राइफल का फायर निशाने से दूर होने लगता है, और 100 गोलियों के बाद तो हदफ और शिस्त में कोई मुताबिकत नहीं रहती। वैसे मैं राइफलों के बारे में ज्यादा नहीं जानता, अलबत्ता मैडम की उसके साथी से होने वाली गुफ्तगू इत्तेफाक से सुन ली, तभी पता चला। मजीद आप तस्दीक करके जांच सकते हैं। वो बोला, देवाशीष के हवाले उसने कोई मकाम
मकामी लड़की की थी। उसके लहजे में लर्जा अंदेशे मेरे लिए अनोखे नहीं थे। मैंने कहा, जी सर, मेरा ख्याल है परी या कोई ऐसा ही नाम था। 17-18 साल की नौजवान दोशीजा है, बहुत प्यारी है। मैडम बहुत सख्ती से पेश आती हैं बेचारी के साथ। शुक्ला की आवाज में वहशत और दरिंदगी भरी हुई थी। बोला, उस फाहिशा का वो हशर करूंगा कि शमशान घाट में भी पनाह नहीं मिलेगी। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, कौन फाहिशा सर? और एकदम गुस्सा क्यों कर गए हैं? वो बोला, तुम्हें मेरा खैर खा होने का दावा है और इतना भी नहीं जानते कि वो लड़की मेरी क्या लगती है। उसके लहजे में दुख भरी तलखी छुपी हुई थी। मैं सफाई देते हुए बोला, मैं आपका खैर खा सिर्फ इसलिए हूँ कि आप भारत माता के सेवक रह चुके हैं। इंडियन आर्मी के जनरल की मेरे दिल में इज्जत और कदर नहीं होगी तो किसके दिल में होगी? बाकी मुझे आपके बारे में ज्यादा तफसील मालूम नहीं है। मैं जाती तौर पर कोई अच्छा आदमी नहीं हूँ, यूं समझ लें चोर उचक्का और छोटा मोटा डकैत हूँ। इसी वजह से तो मैडम ने मुझे साथ रखा है। मुंबई में उसके और भी कारिंदे हैं, उन तमाम से राब्ता मेरे जरिए ही होता है क्योंकि ज्यादातर अंग्रेजी से नाबलद हैं। बाकी मैडम की उसके दोस्त से होने वाली गुफ्तगू कभी कभार कानों में पड़ जाती है, उसी से आपके बारे में मालूम हुआ। और सच कहूँ तो मुझे ये भी मालूम नहीं कि जो कुछ आपको बता चुका हूँ क्या आपके किसी काम का है भी या नहीं। उसने पूछा, कैदी लड़की की क्या मदद कर सकते हो? मैंने कहा, सिर्फ इतना कि मैडम से छुपकर उसे कुछ खिला दूं। शुक्ला चीख पड़ा, क्या वो उसे खाने पीने को नहीं देती? मैंने उसके दिल पर छुरी चलाई। कहा, उसे 24 घंटे में 2 रोटियां और 2 ग्लास पानी से ज्यादा मयसर नहीं। पता नहीं मैडम उससे इतनी नफरत क्यों करती हैं। हालांकि वो लड़की इतनी मासूम है कि बेख्तियार प्यार आ जाए। यकीन करो, अगर डॉक्टर देवाशीष ने उसे गंदा न किया होता तो मैं उससे शादी करने पर तैयार था। शुक्ला धाड़ा, बकवास बंद करो। वो धरिंदर शुक्ला की नवासी है, तुम जैसों को मुलाजिम भी नहीं रखेगी। मैंने हकलाने की अदाकारी करते हुए कहा, क्या सॉरी, मेरी गुस्ताखी को नजरअंदाज कर देना, मैं इस बात से नावाकिफ था। शुक्ला ने नरम होते हुए पेशकश की, उस फाहिशा लॉरा ब्राउन का पता बता दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। मैंने हैरानी जाहिर की, कौन लॉरा ब्राउन सर? वो गुस्से से बोला, जिस तवाइफ का नाम तुम क्रिस्टीना बता रहे हो उसका असल नाम लॉरा ब्राउन है। मैंने कहा, सर मैं तबई उम्र तक जिंदा रहना चाहता हूँ, इसलिए पहले ही माजरत कर चुका हूँ। यकीन करें मैं मैडम से बहुत डरता हूँ। परसों 2 कारिंदों ने उसके हुक्म के बरखिलाफ मनमानी की कोशिश की। आधे घंटे के बाद उनके सर और धड़ अलहदा दरियाए लिहास में तैर रहे थे। सर आप नहीं जानते, बज़ाहिर पुरकशिश और खूबसूरत नजर आने वाली लड़की किस आफत का नाम है। मैं तो उसे मौत की देवी समझता हूँ। वो तंज़िया अंदाज में बोला, शायद तुमने मुझे डराने के लिए कॉल की है। मैंने कहा, नहीं सर, मैंने सिर्फ ये बताने को फोन किया है कि मैडम क्रिस्टीना आपकी दुश्मन है, ताकि आप अपनी हिफाजत का बंदोबस्त कर सकें। आप सरहद पर तो लड़ाई कर सकते हैं, जराइम पेशा अफराद से वाकिफ नहीं हैं कि ये कैसे छुपकर और पीठ पर वार करते हैं। बिलाशुबा बहादुर होंगे और इंडियन आर्मी के किसी सुपूत पर बुजदिली का गुमान ही हिमाकत है, लेकिन मुझे डर है कि आप ओछी चालबाजियों से नावाकिफ होंगे। अब कम से कम मुझे ये तसल्ली हो गई है कि मैंने अपने वतन के मुहाफिज को पहले से चौकन्ना कर दिया है। उसने इश्तियाक से पूछा, तुमने नाम क्या बताया था? मैंने कहा, मैंने कोई नाम नहीं बताया सर, और ना तारुफ करवाने का मुतहम्मिल हो सकता हूँ। आपको कॉल भी चोरी के मोबाइल फोन से कर रहा हूँ क्योंकि मेरे नंबर के जरिए मुझे तलाश करना आपके लिए मुश्किल ना होता। शुक्ला ने कहा, लॉरा के हमरा एक पाकिस्तानी जासूस भी था, उसका कोई अता पता? मैंने कहा, मैंने तो कोई ऐसा शख्स नहीं देखा। वो बोला, आखिरी सवाल, कैसे यकीन करूं कि तुम सच बोल रहे हो? मैंने कहा, सर पहले आप मेरी खबरों की तस्दीक कर लें, मैं दोबारा कॉल करूंगा। जय हिंद। ये कहते हुए मैंने बगैर इजाजत राब्ता मुनक़ता किया और मोबाइल फोन को पार्क की तरफ उछाल दिया। मजीद वहां ठहरना मुनासिब नहीं था। मैंने शुक्ला के सामने दाना फेंक दिया था। देवाशीष की मौत और SR1 की खामी की इत्तला ऐसी खबरें थीं कि उसे मुझ पर कुछ न कुछ यकीन आ जाता। मैं भी पहले मरहले में उसका एतमाद जीतना चाहता था। थोड़ा सा पैदल चलते ही मुझे टैक्सी मिल गई थी। OU फ्लैगशिप होटल का बताकर मैं बैठ गया। होटल के सामने उतरकर मैंने किराया अदा किया और जब तक टैक्सी दूर न चली गई वहीं खड़ा रहा। टैक्सी के गायब होते ही मैं हिंद नगर की तरफ बढ़ गया। आधे पौन घंटे के पैदल सफर के बाद मैं अपने ठिकाने पर था। लॉरा मेरी मुंतजिर थी। तफसील सुनते ही मुंह बनाकर बोली, शुक्ला को अजियत में मुब्तला करके खुशी हुई, लेकिन जरा वजाहत करें कब से राजकुमारी परमा को 24 घंटे में 2 रोटियां और 2 ग्लास पानी देती हूँ? मैं हंसा। बोला, मैंने कहा उसे 2 ग्लास पानी और 2 रोटियां मयसर हैं, और सच में बेचारी इतना ही खा पाती है। वो भिन्नाते हुए बोली, और अंडे, मक्खन, मिल्क शेक, पनीर, शहद, डबल रोटी, जैम, फल, इन सब का क्या? या उनसे इन मोहतरमा का पेट नहीं भरता? मैं उसे चिढ़ाता हुआ बोला, वो तो उसे मैं खिलाता हूँ क्योंकि मेरे कमांडर की बेटी है। अलबत्ता तुम्हारे बस में होता तो 2 रोटियों से ज्यादा कुछ न देती। लॉरा हिकारत भरे लहजे में बोली, वो 2 रोटियों के काबिल भी नहीं है।
اور وہ خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے آواز دی، او میڈم، اب پہرےداری کی ذمہ داری تمہاری ہے، صبح تم نے آرام کیا تھا، اب میری باری ہے۔ وہ بولی، پہرا دیتی ہے میری جوتی، اپنی لاڈلی کو بٹھا لو پہرے پر۔ بے نیازی سے کندھے اچکاتے ہوئے وہ اندر گھس گئی۔ میں مسکراتا ہوا دوسری منزل کے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں 2 صوفوں کو ملا کر میں نے بیڈ کی شکل دی ہوئی تھی۔ پرما کی خوابگاہ کے باہر سونا زیادہ مناسب تھا کہ برے وقت کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ آزاد پنچھی کو قید کر دیا جائے تو مانوس ہونے تک وہ نچلا نہیں بیٹھتا، پنجرے کی دیواروں سے سر ٹکراتا رہتا ہے، اور اتفاق سے کوئی رخنا کھلا مل جائے تو پھر ہونے میں دیر نہیں کرتا۔ پرما کی بھی وہی حالت تھی، بھاگنے کا خیال اس کے دل سے نہیں نکل سکتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس پر قابو پانے سے زیادہ فکر اسے پاکستان پہنچانے کی تھی۔ کسی شخص کی مرضی کے بغیر اسے دوسرے ملک لے جانا اتنا آسان نہیں تھا۔ اب ڈاکٹر سجاتا ہمارے لیے مشکوک نہیں رہی تھی، اس لیے مجھے سونے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ صبح ناشتہ کرتے ہوئے ہم ٹی وی دیکھتے رہے۔ دیوشیش کی پرما سے بدسلوکی کی جھوٹی خبر کی وجہ سے اس کا کچا چٹھا تفصیل سے خبروں کی زینت بنا ہوا تھا۔ لورا کی لکھی ہوئی تحریر بھی میڈیا پر دکھائی گئی۔ یقیناً اس تحریر نے کئی لڑکیوں کے دل سے بھاری بوجھ ہٹا دیا تھا۔ ایسی اچانک خوشخبری پا کر ہی اللہ پاک کی ذات بابرکت پر انسان کا یقین مستحکم ہوتا ہے کہ نظام عالم کو چلانے والا کوئی طاقتور با اختیار مشکل کشا موجود ہے۔ دیوشیش کا قتل کسی ایسی ہی لڑکی کے کھاتے میں ڈالا جا رہا تھا جو اس کی ڈسی ہوئی تھی۔ اس کے محافظ، چوکیدار اور ملازمہ وغیرہ کے بیانات میں سوائے انگریز لڑکی کے ذکر کے باقی سب کچھ بتایا گیا تھا۔ اگلے 2 دن میں نے شکلا کو انتظار کی زحمت میں مبتلا رکھنے کے ساتھ سوچنے کا بھی موقع دیا۔ اس دوران میری اور لورا کی گاہے گاہے اس موضوع پر بات ہوتی رہی۔ تیسرے دن ارادہ تھا کہ شکلا سے بات چیت کو دوپہر کے وقت نکلوں گا، مگر اسی دن ممبئی میں دہشت گردی کا بڑا حادثہ پیش آیا۔ ایک خودکش بمبار نے حساس عمارت کو دھماکے سے اڑا دیا تھا، جس میں 3-4 محافظ بھی ہلاک ہو گئے تھے۔ پولیس جگہ جگہ چھاپے مارنے لگی۔ مشکوک افراد سے ممبئی کے حوالات بھر گئے تھے۔ ایسے حالات میں باہر نکلنا مناسب معلوم نہ ہوا اور 1-2 دن مزید انتظار کرنا پڑا۔ اس دوران 3-4 مرتبہ ڈاکٹر سجاتا سے فون پر بات ہوئی۔ وہ ہمیں ملنے آنا چاہتی تھی، مگر میں نے منع کر دیا تھا۔ اس کی عقیدت اپنی جگہ اور ہماری احتیاط اپنی جگہ۔ میں عموماً نماز فجر پڑھ کر لیٹ جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ لورا ناشتے پر بلا لیتی۔ ہم اکٹھے ناشتہ کرتے اور پھر میں پرما کے لیے ناشتہ لے جاتا۔ پرما کی وجہ سے ہمیں بھی پرتکلف ناشتہ مل جاتا تھا، ورنہ ہم دونوں کھانے پینے کے معاملے میں درویش تھے۔ لورا کو بھی جو مل جاتا کھا لیتی، اور میرا تو تعلق ہی چھوٹے طبقے سے ہے جو صبح ناشتے میں رات کی باسی روٹی چائے کے ساتھ کھانے کے عادی ہوتے ہیں۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مل جائے تو روزی، نہ ملے تو روزہ، اس پر ساری زندگی کاربند رہے تو امتیوں کو بھی کھانے پینے میں زیادہ نخرے سے کام نہیں لینا چاہیے۔ البتہ استطاعت ہونے پر کوئی ممانعت نہیں۔ اللہ پاک کی نعمتوں پر رسائی پانا خوش قسمتی کا اعلیٰ درجہ ہی کہلایا جا سکتا ہے۔ اس دن بھی میں نے ناشتہ کر کے پرما کی پسند کا ناشتہ ٹرے میں ڈالا اور اوپری منزل کا رخ کیا۔ میری موجودگی میں لورا اسے گھاس ڈالنے پر بھی آمادہ نہیں ہوتی تھی، جبکہ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے پرما میری قریبی عزیز یا خصوصی مہمان ہو۔ اس کی ہر خواہش میں خوش دلی سے پوری کرتا تھا۔ وہ بھی بڑے مان اور یقین سے مجھے کام بتایا کرتی تھی۔ مثلاً کافی کا موڈ ہے، چائے بنا دو گے؟ جوس تو لے آؤ۔ سوتے وقت ہلکا گرم دودھ لازمی پیتی ہوں۔ سلیپنگ سوٹ منگوا دو۔ نیچے خوابگاہ میں چند ناول پڑے تھے، وہ لا دو۔ مجھے ٹی وی دیکھنا ہے، فلاں برانڈ کا مکھن منگوایا کرو۔ ڈبل روٹی فلاں بیکری سے لاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ ان میں کوئی بھی کام ایسا نہیں تھا جس کی تکمیل میں مجھے قباحت ہوتی۔ میں اسے اپنی نگرانی میں ٹی وی دکھانے کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیتا، پھر وہ خود اکتا کر چلی جاتی یا میں تھکن کا بہانہ کر کے جانے کا کہہ دیتا۔ اب ہمارے بیچ ایک خاموش معاہدہ ہو چکا تھا۔ وہ سلجھے ہوئے انداز میں گفتگو کرتی اور میں اسے حد الوسع آرام مہیا کرنے کی کوشش کرتا۔ لورا اور اس کا سامنا نہ ہونے کے برابر تھا۔ ہندوؤں میں شراب نوشی عام ہے۔ شکلا کے ہاں تقریب میں نے اسے شراب پیتے ہوئے بھی دیکھا تھا، لیکن مجھ سے کبھی اس نے شراب کا تقاضا نہیں کیا تھا، شاید وہ عادی نہیں تھی۔ بہرحال اس کی شراب نوشی مستحسن فعل نہ تھی کہ مجھے اس کے شراب نہ منگوانے کی کرید ہوتی۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر میں نے دستک دی، کیونکہ نامحرم لڑکی کی خوابگاہ میں منہ اٹھائے گھس جانا نہایت غلط تھا۔ دستک دے کر میں نے لمحہ بھر انتظار کیا اور پھر دروازے کو دھکیلتا ہوا اندر گھس گیا۔ خوابگاہ خالی نظر آئی۔ میری نظر غسل خانے کے دروازے کی طرف اٹھ گئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر ناشتے کی ٹرے شیشے کی میز پر رکھی۔ اسی وقت ہلکی سی کلک ہوئی اور وہ گیلے بالوں پر تولیہ رگڑتے ہوئے غسل خانے سے برآمد ہوئی۔ کالے رنگ کے سپورٹس پاجامے کے اوپر اس نے نصف بازو کی بنیان پہنی ہوئی تھی۔ مجھ پر سرسری نظر ڈال کر وہ اپنے کام میں لگی رہی۔ میں نے باہر نکلنے کو پر تولے
اس کی आवाज आई, बात सुने। मैंने रुककर सवालिया नजरों से घूरा। तौलिया बेड पर रखकर उसने गर्म जर्सी उठाई। वो बोली, दोपहर को रमशा बेकरी से पिज्जा मंगवा देना। और मैं ऊपर नीचे सर हिलाते हुए बाहर निकल आया। दोपहर को जब उसे पिज्जा देने गया, वो टांग पर टांग चढ़ाए अंग्रेजी नॉवल के मुताले में गर्क थी। पिज्जे का डिब्बा देखते हुए मुस्कुराते हुए उठ बैठी। पिज्जा रख कर मैं मुड़ गया, क्योंकि हद्दुल वसा कोशिश यही होती थी कि उसके हमरा न बैठूं। उसने अकब से आवाज दी, कहाँ चल दिए? पूरा पिज्जा मुझसे थोड़ी खाया जाएगा, आप भी मेरा साथ दें। मैंने कहा, मैं बाद में खा लूंगा। उसने मुंह बनाया, बोली, मुलाजिम तो नहीं हो कि बचा कुचा खाओगे? मैंने वापस मुड़कर नशिस्त संभाली और उसे मतून करता हुआ बोला, किसी ऐसे शख्स की हमराही में बैठ कर खाना पीना मुझे मुनासिब नहीं लगता जिसके दिल में मेरे बारे में नफरत भरी हो। वो मुतबस्सम हुई, अब पहले जितनी नफरत बाकी नहीं रही, क्योंकि आप मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। मैंने डिब्बे का ढक्कन उठाकर उसकी तरफ धकेला। अच्छी बात है। पिज्जा 8 टुकड़ों में कटा हुआ था। एक टुकड़ा उठाकर उसने दांतों से हल्का सा काटा और नजाकत से चबाते हुए कहने लगी, एक बात पूछूं? हाथ पिज्जा की तरफ बढ़ाते हुए मैंने सवालिया हुनकारा भरा। वो धीरे से बोली, सच बताओ, इतना ख्याल क्यों रखते हो? कैप्टन लॉरा ने तो हर वक्त मिर्चें चबाई होती हैं, हिटलर की पोती ना हो तो? मैंने बरजस्ता पूछा, ख्याल रखने पर एतराज है, शिकायत है या तजस्सुस? वो फलसफियाना लहजे में बोली, कोई इज्जत दे तो उस पर एतराज या शिकायत तो नहीं जचती, खासकर जब बंदा कैदी हो। अलबत्ता जिसकी कैद में हो उसके इल्तिफात की खोज ऐन फितरत है, और इस पर हैरानी का इजहार भी अनोखा नहीं है। मैंने गोल मोल जवाब दिया। बोला, फिलहाल तो कोई जवाब देने की हालत में नहीं हूँ, बस इतना कह सकता हूँ कि मुंबई में अपने सच्चे खैर खाहों की गिनती में 1 अदद का इजाफा कर लें। पिज्जा का दूसरा टुकड़ा उठाते हुए उसने आम अंदाज में पूछा, सच बताओ, कहीं मुझसे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? उसका अंदाज ऐसा था जैसे मेरी खैरियत दरियाफ्त कर रही हो। गो वो मशरकी लड़की थी, मगर जिस नहज पर उसकी तरबियत हुई थी ऐसी बेबाकी, अनोखी या हैरान कुन नहीं थी। इंडिया में ऊंचे तबके से ताल्लुक रखने वाली लड़कियां मगरिब की तकलीद में फख्र महसूस करती हैं और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तहजीब की परचारक और दिलदाता हैं। परमा के लहजे में मुझे शरारत या तंज वगैरह नजर नहीं आया था। अलबत्ता मेरे सर पर बम जरूर फूटा था, मगर अपने बर्ताव पर गौर किया तो लगा कि परमा सवाल में हक बजानिब थी। लॉरा उसे जूते की नोक पर रखती, उसकी तौहीन, बेइज्जती और डांटने का कोई मौका हाथ से न जाने देती, जबकि मैं आपसे मुखातिब करता, उसकी जरूरियात का ख्याल ऐसे करता जैसे शहजादियों का खुसूसी मुलाजिम हर वक्त उनकी खिदमत पर कमर बस्ता रहता है। खाने पीने पहनने को जो मांगती हाजिर कर देता, और बज़ाहिर उसके साथ कोई रिश्ता भी नहीं था। एक जवान लड़की किसी मर्द के ऐसे इल्तिफात को चाहत के अलावा कोई नाम नहीं दे सकती, और बिलाशुबा मर्द की जिंदगी में 1 से ज्यादा औरतों की गुंजाइश रहती है। अल्लाह पाक ने उसकी फितरत ऐसी बनाई है कि एक औरत पर कनात करने की बजाय मजीद का मुतलाशी रहता है। लेकिन मेरे साथ एक और मसला था जिसका नाम पलवशा खान वजीर है। वो मेरे दिल में इस कदर गहराई में उतरी हुई है कि उसके अलावा किसी लड़की से मोहब्बत करना मुमकिन न था। रोमाना जैसी लड़की को भी तभी मेरी जिंदगी में दखूल का मौका मिला जब मेरे तईं पलवशा बाकी नहीं रही थी, और अब जबकि वो पूरी आबोताब से मेरी जिंदगी में उजाले बखेर रही थी तो परमा क्या, उसे कई गुना खूबसूरत लड़की भी मुझे मुतासिर नहीं कर सकती थी। अलबत्ता सिन्फ नाजुक से हमदर्दी गलत या बुरी नहीं है अगर नफसानी जज्बे से पाक हो, और परमा की अहमियत के पसे पर्दा तो अंसारी साहब का वजूद था। वतन की खातिर अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा दुश्मन मुल्क में गुजारने वाला मुजाहिद अगर ऑफिसर की बजाय कोई आम जवान भी होता तो मेरे लिए उतना ही मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ होता। शायद आम लोगों को घर वालों से बिछड़ने और परदेश में जिंदगी गुजारने का तजुर्बा ना हो, उन्हें ये बावर करवाना मुश्किल हो कि अपने बच्चों की किलकारियां सुनने को इंसान कितना बेचैन रहता है। वालिदैन की मोहब्बत और उनके चेहरों की ज़ियारत की कितनी हाजत होती है। उनकी शफकत भरी डांट खाने को बंदा कैसे तरसता है। बीवी के हाथ का पका हुआ खाना जिसमें खुलूस, चाहत, उल्फत और मिठास लबालब भरी होती है, कितना शीरीं, लजीज और पाकीज़ा होता है। गाँव की गर्द आलूद आबो हवा के मुकाबले में शुमाली इलाका जात के पुरफजा मकाम भी हेच नजर आते हैं, और जब इंसान बरज़ा और रग़बत उनसे जुदाई पर आमादा हो जाए तो ऐसे शख्स की हिम्मत, हौसले और मुजाहिदे को दाद न देना ज्यादती होगी। आर्जी तौर पर घर वालों और इलाके से जुदाई मुझे इतनी गिरा गुजरती थी तो जिससे वापसी की उम्मीद ही छीन ली जाए उस पर क्या गुजरेगी।
तनख्वाह की मद में मिलने वाले कागज के चंद नोट इसका नेमुल बदल कभी नहीं हो सकते। लारैब अपने वतन से मोहब्बत और उसकी खातिर कुर्बानी देना हर शहरी का फर्ज है, जिसे अदा करने वाले गिने चुने ही हैं। करोड़ों की आबादी में चंद लाख का हिस्सा इतनी कलील तादाद की तरफ इशारा करता है जिसे समझना साहिब अक्ल के लिए चंदा दुश्वार नहीं। इन चंद लाख में चंद सौ ही ऐसे हैं जिन्हें पाकिस्तानी होने की ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ती है। लेकिन मुल्क को नोचने, खसूटने और अपनी तिजोरियों को लबालब भरने वालों को ये मुहाफिज बहुत बुरे लगते हैं। कानून फितरत है कि चोरों और लुटेरों को चौकीदार एक आंख नहीं भाते, और जो पाकिस्तान की सलामती में नकब लगाने के ख्वाहां हैं उन्हें पाक आर्मी से बुग़्ज़ और अदावत है कि पाकिस्तान की सलामती की जामिन अल्लाह पाक की ज़ात बाबरकत के बाद पाक आर्मी ही है। खैर, बहस कोई और रुख इख्तियार कर गई है और ऐसी कोताही मुझसे अक्सर सरजद हो जाती है। उम्मीद है आप दरगुजर करेंगे। परमा के इस्तफसार पर हैरान होने के बाद मुझे हंसी आई थी। कहकहा लगाते हुए कहा, मेरी दोस्त कैप्टन लौरा इतनी बदसूरत तो नहीं है कि मुझे महबूबा ढूंढने को दाएं बाएं मुतवज्जे होना पड़े। वो बोली, पहले मेरा भी यही ख्याल था और आपके लौरा ब्राउन की मदद करने के पसे पर्दा भी मुझे यही वजह कार फरमा नजर आई, लेकिन अपनी जात पर आपके मुसलसल इल्तिफात ने इस सवाल पर मजबूर किया ताकि कोई ऐसी वैसी बात हो तो आपको समझा सकूं। मेरे लहजे में खुशगवार इश्तियाक उभरा। क्या समझाओगी? वो साफ गोई से बोली, हम में जो तबकाती फर्क है अगर उसे नजरअंदाज भी कर दिया जाए तो भारत माता का दुश्मन एक पाकी जासूस मेरे किसी नाजुक जज्बे का हकदार कैसे हो सकता है? बेशक ऐसा सोचने वाले की अक्ल पर मातम ही किया जा सकता है, और सबसे बढ़कर आपकी शक्ल इस काबिल ही नहीं है कि मेरे दिल में कोई जगह पा सको। चेहरे पर उदासी लाते हुए मैंने हुनकारा भरा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। उसने मुदब्बराना अंदाज में कंधे उचकाए। मेरा काम था समझाना। मैं बज़ाहिर दुखी लहजे में बोला, सच तो ये है कि कैप्टन लौरा भी घास डालने पर तैयार नहीं। हालांकि उसकी खातिर मैंने अपना मिशन अधूरा छोड़ दिया है और उसके आगे पीछे फिरने लगा हूँ। जब मायूस होकर जाने का सोचा तो वो आपको अगवा करके ले आई और मुझे यहाँ रहने को नई उम्मीद मिल गई। आप तो उससे भी संग दिल निकली, क्योंकि उसने कभी वाशगाफ अंदाज में इनकार नहीं किया। परमा ने सुर्रत से सफाई पेश की। बोली, देखें, मुझे दोष मत दें। मेरी हैसियत एक बेबस कैदी की है और मैंने आपको गलत फहमी में भी नहीं रखा। जो ही महसूस हुआ आपकी नवाजिशात किसी मकसद के तहत हो सकती हैं, फौरन अपने जज्बात का इजहार कर दिया। मैंने उदासी से लबरेज गहरी आह भरी। दुरुस्त कहा, आपसे कोई गिला नहीं। जब बनाने वाले ने सूरत ही ऐसी बनाई है कि किसी औरत के दिल में जगह न पा सकूं, तो इसमें किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहराना कहाँ का इंसाफ है। उसने तरहुम आमेज नजरों से घूरते हुए कहा, सफेद पोश तबके में काफी खूबसूरत और आजाद ख्याल लड़कियां मिल जाती हैं जिनका मतमय नजर खाते पीते घराने का लड़का ढूंढना होता है। अगर फिक्रा अधूरा छोड़ते हुए वो मुझे सवालिया नजरों से घूरने लगी, गोया बात करने को इजाजत चाह रही हो। बेताबी जाहिर करते हुए मैंने उसे मायूस नहीं किया और कहा, क्या अगर? वो बोली, मुझे ग्रैंड पा के पास ले जाओ, आपका दामन मालो दौलत से भर दूंगी। वो पैसे बैंक में रखवा देना, बकिया जिंदगी उसके मुनाफे पर गुजर जाएगी। अच्छा खाने पीने लगोगे तो लड़कियां भी मिल जाएंगी। मैंने अपने मसले की गंभीरता वाज़ेह की। मैंने कहा, लड़कियां तो अब भी मिलती हैं, बात तो दिलपसंद लड़की के हुसूल की है ना? उसने नफी में सर हिलाया। बोली, मेरा ख्याल दिल से निकाल दो। मैंने मायूसी जाहिर की। लौरा ने भी सब्ज झंडी दिखा दी है। आपको भी ये थोबड़ा पसंद नहीं है तो यहाँ से चले जाना ही बेहतर रहेगा। मैंने दुख भरा ठंडा सांस भरा। यकीनन मेरे जाने का तो आपको कोई दुख नहीं होगा, अलबत्ता मेरे बाद कैप्टन लौरा के साथ थोड़ा संभल कर रहना। वो आपके नाना से सख्त नफरत करती है, कहीं कोई उल्टी सीधी हरकत न कर दे। गो आपके नाना का किरदार मेरे लिए भी बहुत घिनौना और गलीज है, मगर आपको मासूम और बेगुनाह समझता हूँ। मुझे इजाजत दो और अपना ख्याल रखना परमा जी। वो हिचकिचाई, क्या मतलब आप चले जाएंगे? लौरा का सामना करने के ख्याल ही से उसे झुरझुरी आ गई। मैं बेचारगी से बोला, तो क्या करूं? किस उम्मीद पर बदेसी मैडम की झिड़कियां सुनूं? पाकिस्तान आर्मी तक भी मेरी इन हरकतों की खबर पहुंच गई होगी। यही कि मैं अपनी जिम्मेदारी छोड़कर किसी अंग्रेज लड़की का गुलाम बना फिर रहा हूं। शायद अब तक मेरा कोर्ट मार्शल भी हो चुका हो। वो लजाजत से बोली, अगर जाना है तो मुझे आजाद करके जाओ। मैंने खौफजदा होने की अदाकारी की। शायद आप मुझे कैप्टन लौरा के हाथों मरवाना चाहती हैं। वो बोली, एक लड़की आपका क्या बिगाड़ सकती है? उस दिन 3 गुंडों को आपने चंद लम्हों में धूल चटा दी थी, ये तो फिर एक नाजुक लड़की है। मुझे बुज़दिल और पाक आर्मी को नाकारा कहने वाली की अपनी गरज आई तो पिछली बातें भूल गई।
मैंने कहा नाजुक लड़की कहाँ तरबियत याफ्ता कमांडो है। वो बोली आपने मेरी हिफाजत का वादा किया था, जब तक लॉरा और ग्रैंड पा की सुलह नहीं हो जाती मैं आपको जाने नहीं दूंगी। मैंने कहा ठीक है नहीं जाता, मगर सवाल तो हनूज बाकी है। उसने इस तरह भी अंदाज में हाथ मरोड़े, यकीनन अपनी हिमाकत पर पछता रही थी। उसके तई अगर वो मौजू न छेड़ती तो मैं चुपचाप बगैर किसी तकाजे और वादे वईद के उसकी सेवा करता रहता, जबकि अब मैं उम्मीद भरी खबर सुनने का ख्वाह था। और बिलफर्ज वो झूठा वादा कर लेती तब भी उसे छेड़ने और इजहार मोहब्बत का बहाना हाथ आ जाता, जो खामखा का दर्द सर मोल लेने वाली बात थी। लम्हा भर सोचकर वो खुद कलामी के अंदाज में बोली, नहीं आप कहीं नहीं जाने वाले और ना मैं कोई उम्मीद दिला सकती हूँ। हमारे दरमियान तबकाती फर्क मौजूद हैं, आप मेरी जरूरियात को पूरा नहीं कर सकेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकूंगा, अभी पाउंड्स में तनख्वाह ले रहा हूँ, बल्कि हफ्ते भर से जरूरियात पूरी भी कर रहा हूँ। आंखों में नमी भरते हुए वो लजाजत भरे लहजे में बोली प्लीज। मैंने बुलंदो बांग कह कहा लगाया पागल। वो मुताज्जिब हुई, पागल क्यों बोला और हंस क्यों रहे हो? मैंने कहा और क्या कहूँ, तुम्हें इतना अहमक लगता हूँ कि जनरल धरिंदर शुक्ला की नवासी से शादी के ख्वाब देखने लगूं। मैं आम सा सिपाही हूँ मोहतरमा, इतने ऊंचे ख्वाब देखने की जुर्रत भला कहाँ कर सकता हूँ। बेफिक्र हो, आपका ख्याल किसी लालच की वजह से नहीं रखता और इतना अंदाजा तो अब तक हो जाना चाहिए था। उसके होंठों पर महजूबाना तबस्सुम उभरा। क्या सच में आप सच कह रहे हैं? मतलब वाकई में आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते? और फिर खुद कलामी करते हुए तस्दीक चाही, बिल्कुल ऐसा ही होगा। आखिर कैप्टन लॉरा ब्राउन इतनी खूबसूरत लड़की है, मैं तो बस वाजिबी शक्लो सूरत की हूँ, है ना? पिज्जा का डब्बा उठाते हुए मैं खड़ा हुआ। खैर खामखा झूठ बोलने पर मजबूर मत करो कि लॉरा आपसे खूबसूरत है। अलबत्ता जिसे मैं चाहता हूँ बिलाशुबा वो आपसे बहुत ज्यादा प्यारी है। उसने इश्तियाक भरे लहजे में पूछा कौन है वो? मैंने कहा इंशाल्लाह कभी जरूर मिलवाऊंगा और तब आप तस्लीम करेंगी कि मैंने झूठ नहीं कहा। मेरी आंखों के सामने पलवशा का मोहना चेहरा नमूदार हुआ, समातों में पश्तों की खूबसूरत धुन गूंजी और उसका पुरकशिश बदन तेज हवा की जद में आई लचकीली शाख की तरह लहराने लगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस्लामी और तारीखी शख्सियात पर मबनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल दास्तान को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप कौन सी तारीखी और इस्लामी कहानियां सुनना चाहते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह अगली किस्त में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज।